कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि मैंने आपसे कहा था कि इस टाइम पे आपको ये टॉपिक बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी आपको एटलीस्ट उन टॉपिक्स पे काम करना चाहिए, आपको उनको देख के जाना चाहिए। तो ऐसे ही जो अगला नंबर आता है आपका इकोनॉमी का आता है, यानी अर्थशास्त्र का। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बच्चों को लगती हैं। मैंने एक चीज़ महसूस की है कि अर्थशास्त्र में बहुत परेशान रहते हैं बच्चे कि यार सर अर्थशास्त्र पढ़ा दीजिए, अर्थव्यवस्था पढ़ा दीजिए, जो भी है। ठीक है, यानी भारतीय अर्थशास्त्र कहो या अर्थव्यवस्था कहो, जो भी आपका दिया है सिलेबस में वो लिखा होगा। सिलेबस के टॉपिक तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको ये पता है कि सिलेबस में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इस चीज़ से आप वाकिफ हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सोर्सेस का टेंशन मत लीजिए, यानी आपके लिए जो सोर्स होगा वो मैंने कहा या तो आप घट्टा चक्र कर लीजिए या ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, क्योंकि वनडे एग्जाम है, उतने से अगर काम बनता है तो बनता, नहीं तो फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी काम उसी से बनाना पड़ेगा आपको। और अगर मेरी क्लासेस देखेंगे आप तो मैंने कराया है इकोनॉमी में जो सिलेबस है, पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं जब पहले मतलब बीपीडीओ का एग्जाम होना था उस टाइम पे। देखिए, सिलेबस में अगर देखोगे पहला टॉपिक लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं के अंदर आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा, आप इंटरनेट से भी करो, ये थ्योरेटिकल यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। इससे आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मैंने इसको पढ़ा रखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इस क्षेत्र का योगदान ये है वो है, इस टाइप का। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। ठीक है, यानी ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये मैंने पढ़ाया भी है आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखना आप लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। और इसके अंदर मैंने आपसे पहले कहा था कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना मान के चलने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक टॉपिक उसने दिया नहीं है, किसने, यूके मतलब सिलेबस में। तो मैं आपको ये बताता हूँ, राष्ट्रीय आय की अवधारणा पक्का पढ़ के जाना, यानी नेशनल इनकम, इससे जुड़े हुए टर्म्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ध्यान रखना है। एक आपको जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक मिलेगा डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास, ये क्या होता है, मूल्य ह्रास। इसके अलावा आपको यहाँ से मिलेगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसकी परिभाषा राष्ट्रीय आय। और एक यहाँ से मिलेगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप इकोनॉमी वाले फोल्डर पे जाके चेक कर लेना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भले ही ये सिलेबस में दिया है नहीं दिया है, आपसे हो सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा पूछ दे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की पूछ दे, नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की पूछ दे, मूल्य ह्रास किसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसको कैसे निकलती है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है। इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पे रहती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मुद्रा और बैंकिंग वाला, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, वो सिलेबस में भी आपका दिया है, मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा ऑब्लिक बैंकिंग। अब ये कई बच्चों को पता होगा कि इस टॉपिक सिलेबस में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं आपको ये बताऊं, आपके अंदर पास लूसेंट अगर किताब है या आपके पास घटना चक्र है, उससे अगर ऑब्जेक्टिव भी करके जाओ चले जाएगा। इसमें कई बार तो ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का गठन कब हुआ था, स्टेट बैंक का। बाकी नहीं पढ़ना, आप पढ़ते रहोगे पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये बैंक, वो कुछ नहीं पढ़ना है। तेरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये वगैरह, ये खाली फैक्ट है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर टर्म्स हैं मुद्रा और बैंकिंग के अंदर, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये रेपो और रिवर्स रेपो, इन दो को देख के जाना। और रेपो का ही उल्टा रिवर्स रेपो होता है। ठीक है, बाकी आपके जो और रेट होते हैं वो आपके लेवल पे नहीं पूछेगा, इतना मैं समझता हूं। मुद्रा और बैंकिंग के अंदर दो ही चीज आपको देख के जानी है, एक रेपो रेट, ये कैसे डिसाइड होता है, और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट यानी रेपो रेट। और यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि जो ऋण वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, महंगाई बढ़ने पे, यानी जो मुद्रास्फीति होती है वो भी ध्यान में रख के जाना है आपको। मुद्रास्फीति वाला टॉपिक भी आप पढ़ के जाओगे। इसमें एक कमेटी बनी थी, उसने कितनी रिकमेंडेशन की थी कि जो मुद्रास्फीति है वो किससे किसके बीच रहनी चाहिए, यानी 4 ± 2 3, इस टाइप का जो भी है मुद्रास्फीति, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी आपका कॉन्सेप्ट आधारित जो टॉपिक होंगे वो यही है। इसके अलावा आपको सब फैक्ट पढ़ने,
जैसे इसके अंदर इसने अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता हो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इकोनॉमी के अंदर दिया तो इकोनॉमी वाले ही पढ़ना, जैसे आपको क्या देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने देख लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर WTO ही है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, इसका मुख्य काम क्या है, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी IMF। ये मतलब आपको अगर अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमी वाले टॉपिक देखने हैं, यानी कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इकोनॉमी वाले देखने, तो आप ऐसे टॉपिक पकड़िएगा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आर्थिक व्यवस्था से संबंधित हो। इसके अलावा विश्व बैंक देख सकते हैं आप, विश्व बैंक। अब यहाँ पर UNO देखना कोई मतलब औचित्यपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र के अंदर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में UNO देखना, सार्क देखना, ये ऑथेंटिक नहीं, क्योंकि ये अलग है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली 3 महत्वपूर्ण संगठन है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होती हैं, जिसके अंदर एक IMF आता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक आता है विश्व व्यापार संगठन और आता है एक विश्व बैंक। ये 3 बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कब स्टैब्लिश किया था, ये भी देख के जाना। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो 4-5 इस प्रकार के। तो इसके अलावा जैसे आपको कहीं समझ में नहीं आता कि यार कौन सा हो सकता है, तो आप सीधे गूगल करके महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। यानी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है क्या हम G20 भी पढ़ें, G7 भी पढ़ें या OPEC भी पढ़ें, इस टाइप की चीजें। तो ये वैसे अर्थ है, ये बेसिकली वो जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए, जो पॉलिटिकली अपने आप में ज्यादा क्या रखते हैं, वेटेज रखती हैं। आर्थिक रूप से जो होती भले ही राजनीति कहाँ नहीं होती है बताओ, हर जगह राजनीति होती है, तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये फिर भी उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसने एक टॉपिक दिया है भुगतान संतुलन। क्या दिया है, भुगतान संतुलन यानी पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। ये थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, ये होता क्या है, ठीक है। भुगतान संतुलन आपको करके जाना पड़ेगा कि किस कंडीशन में होती है, और अर्थ जो NCERT लेवल का है, यानी जितना NCERT लेवल का है, और मतलब मैंने जो 9th से 12th में जो दिया था, मैंने क्रैश कोर्स के अंदर भी उसको कराया है, और एक बार पहले देखना NCERT अर्थव्यवस्था की वीडियो की, वहाँ भी कराया था। इसके बाद अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक पढ़ने में आपको समस्या हो रही है, इन टॉपिक्स को कवर करने में समस्या हो रही है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन पर आप बता दीजिएगा, ताकि हम दिसंबर वाले महीने में इसको फोकस करें। यानी अगर बच्चे ये कहते हैं कि हम सर अदर वीडियोस तो हम मतलब अदर पोर्शन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है वो हम कर लेंगे, आप बेसिकली अगर हमें अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के टॉपिक समझा देंगे तो हमारे 2-3 नंबर बन जाएंगे, तो हमें फायदा हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित, यानी कृषि सुधार दिया है, तो आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसी कृषि है, जैसे कृषि के अंदर देखने क्या क्या पढ़ना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये पढ़ के जाना। MSP का गठन मतलब MSP कब से शुरू हुआ, MSP किन फसलों पे दिया जाता है, कितने फसलों पे दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। MSP की अवधारणा कब से शुरू हुई है। दूसरा जो अपने आप में जो फूड वाला आता है, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, खाद्य सुरक्षा के अंदर आप किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, वो देख के जाना। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपको महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादक राज्य यानी जो मैंने आपको किसके अंदर बताया था, ज्योग्राफी के अंदर, कि मैंने ये पढ़ लेना महत्वपूर्ण फसल के उत्पादक राज्य। साथ ही साथ जो क्रांति आती हैं, अलग अलग प्रकार की क्रांतियां आती हैं, हरित क्रांति आ गई, श्वेत क्रांति आ गई, ये सब चीजें आपको इसके अंदर भी पढ़नी है, किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। फिर इसने एक जननांग की प्रवृत्तियां दी है, वो जनगणना से हो जाएगा, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। भारतीय कृषि की विशेषताएं पूछ रहा है, वो भी स्किप कर सकते हैं, वो कॉमन सेंस है, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। खाद्य सुरक्षा आप बता देंगे। देखो एक दिया है इसमें औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से संबंधित है। यहाँ पे आप देखना कि भारत ने जो अलग अलग समय पे औद्योगिक नीतियां बनाई है वो आप इंपॉर्टेंट पढ़ना, ठीक है। और एक तो ये ध्यान रखना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसको, क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल, LPG, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। LPG आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ोगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी अपने आप में उदारीकरण,
निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के आर्थिक सुधार आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1991 का आर्थिक सुधार लिखो, यानी इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ 1991, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1991 के आर्थिक सुधार। ठीक है, 1991 का जो एलपीजी जो भारत ने कॉन्सेप्ट अपनाया, प्रधानमंत्री कौन थे, आर्थिक उदारीकरण कब से शुरू हुआ, ये वो कब से हुआ, तो आप एक ये देख लेना कि एलपीजी की जो नीति थी 1991 वाली भारत की, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और कौन सा, और ये अपने आप में तीसरा कौन सा आता है, ग्लोबलाइजेशन यानी निजी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ये एलपीजी पक्का दर्ज है। औद्योगिक नीतियां, भारत ने पहली औद्योगिक नीति कब लाई, ठीक है, औद्योगिक नीतियां, ये भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, ये वो, मतलब इसमें सिर्फ फैक्ट बेस्ड पढ़ना है, उसके अंदर नहीं पढ़ना, ये सिर्फ आप फैक्ट देख के जाना कि कब कब आई थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण योजनाएं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, महत्वपूर्ण योजनाएं, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। अब आप ये नहीं कि सारी के सारे पढ़ने के जा रहे हैं, ऐसी योजनाएं मत पढ़ना जो आजकल नहीं चलती हैं, यानी जो इसके कई बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं, इंदिरा आवास योजना, जवाहर योजना, ये वो, ऐसा वैसा, अटल, ये वो नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ ऐसी योजनाएं पढ़ने हैं जो फ्लैगशिप हैं, जो बहुत बड़ी हैं, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाती हैं, जो एक ध्वजवाहक परियोजना है जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं ना, ध्वजवाहक यानी फ्लैगशिप योजना, पायलट प्रोजेक्ट, ये वो, एक ऐसी योजना आपको उठानी है जो अभी भी आपको दिखती है कि यार हाँ चल रही है और इससे फायदा होता है, लाइक मनरेगा। ठीक है, जैसे मनरेगा अभी भी चल रहा है, मनरेगा बहुत बड़ी योजना है, तो आप इस टाइप की चीजें देख सकते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में छोटी-मोटी योजनाएं मत पढ़ना, मतलब फालतू की चीजें मत पढ़ना, 1992 में ये हुआ, 1991, वो चल ही नहीं रही है तो क्या फायदा, मतलब चल भी रही होंगी तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा। मतलब ऐसी योजनाएं जैसे पढ़ने, मनरेगा हो गया, खाद्य सुरक्षा योजना है, इस टाइप की चीजें, यानी जहां पर भारत सरकार ने एक्ट बनाया वो तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर कोई ऐसी योजना जो कानूनी प्रोसेस से बनाई है भारत सरकार ने, अधिनियम इवन उसके लिए लेके आए हैं, एक्ट लेके आए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो जब आप भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में जाओगे तो स्पेशली अगर आपने 2017 के बाद की पढ़ दी प्लस और 2017 से पहले की जो है 2014 से और 2017 ऐसे पढ़ना, देखो 2014 से 2017 और 2017 के प्लस की, क्योंकि जो अभी सरकार है उसी सरकार से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं पूछने के लिए, और उससे पहले मनरेगा आपका इंपॉर्टेंट है। तो 2014 से 2017 के बीच का जो मैं आपको पोर्शन बता रहा हूँ, मैं 14 से 17 फिर 17 प्लस, तो ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पढ़ के जाना, क्योंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, स्टेट में भी उनकी है, फिर जो होता है ना बॉडी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से क्वेश्चन सेट करते हैं। कल के दिन दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, नहीं जो चीज़ें अभी लागू हैं, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो आपको ये देख के जाना है। यानी 2014 से 17 इसमें क्या क्या देख के जाओगे, जैसे कई इसमें सिर्फ आपको क्या देख के जाना है, ईयर कब से लागू हुई, यही पढ़ना है। ठीक है, अंदर का बहुत ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा है नहीं, तो आप इस टाइप की चीज़ें देखना, जैसे अटल पेंशन योजना, सड़क बीमा सुरक्षा योजना, ये अटल बीमा, अटल पेंशन योजना, अटल ये योजना, ये जो कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से अगर भारत सरकार ने शुरू की, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फिर कई बार ऐसा आता है, संपत्ति से संबंधित कार्ड धारक वाला नहीं था, वो कोई योजना लागू की थी भारत सरकार ने, और रेहड़ी मजदूरों के लिए, ये वो इस टाइप की चीज़ें, तो आप महत्वपूर्ण योजनाएं डालोगे तो आपको 5-10 से ऊपर नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, वो देख के जाना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आप अगर इंटरनेट में डालेंगे तो आपको मेन चीज़ें पता चल जाएंगी, फालतू नहीं, आपको सिंपल सी जो लाइन होगी कब स्टार्ट हुआ था और उसका मतलब फायदा किसको हो रहा है, यानी कौन उसका बेनिफिशियरी है और उसके क्या क्राइटेरिया, एज वगैरह देखना कौन सा लोग करते हैं, और एज वगैरह और फायदेमंद वाली जो चीज़ें होंगी वो पिछले 1-1.5 साल वाली आएगी। जैसे कभी पूछता है ना, इस योजना के लाभार्थी इनमें से कौन होंगे, ये योजना किसके लिए शुरू की गई, तो ऐसी जो योजनाएं होंगी पिछले 1-1.5 साल पुरानी वाली होंगी। उससे पहले की योजनाएं जो होंगी वो सिर्फ ईयर बेस्ड होंगी, आपको ईयर पे टिक करना है। ठीक है, तो योजना से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और रोजगार सृजन वाला कह रहा हूं, इसके अलावा कर प्रणाली, यानी भारतीय संघ में कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। कर प्रणाली में आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ फैक्टर रटने हैं, आप रट जाओ जीएसटी कब लागू हुआ, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में आप देख के जाना, कब से कॉन्सेप्ट आया, जीएसटी एक्ट सबसे पहले कब लाया गया था, क्या लाया गया था, कब लागू हुआ कर प्रणाली में। इसके अलावा वैट वगैरह पुराने हो चुके हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब तो खैर ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर हट गए, फिर भी ये देख के जाना प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, क्या पता यहां से क्वेश्चन उठा दे अभी भी। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं
यानी इनको सेपरेट। क्वेश्चन कैसे पूछता है, इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है, इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल देख के जाना, अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल देख के जाना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यानी कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है, यानी ये तीन के तीन आपको देखने हैं। एग्रीकल्चर किसमें रखोगे, खनन वगैरह सेवा क्षेत्र, और तृतीय को सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल नोट करके जाना कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर कौन सा होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीन के तीन आपको पता होने चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हम किसको सम्मिलित करेंगे, द्वितीय के अंदर किसको सम्मिलित करेंगे और तृतीय के अंदर किसको सम्मिलित करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसने नई आर्थिक नीति लिखा है, नई आर्थिक नीति वही है बेसिकली 1991 को जो नीति है मैंने एलपीजी के टाइम वाली बताई थी, वो नई आर्थिक नीति है, उसको तो अच्छे से पढ़ के आपको जाना ही है, ठीक है। भारत का विदेशी व्यापार पूछ रहा है, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति एवं दिशाएं, इससे क्वेश्चन कम चांसेस है। फॉरेन ट्रेड देख लेना, एफडीआई वगैरह से संबंधित चीजें इसमें आती है, लेकिन आपके लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा पूछने वाला होगा। अगर आपकी वो होगा रिक्वेस्ट होगी कि सर इकोनॉमी पढ़ा ही दीजिए, तो दिसंबर के माह में देख लेंगे, जितने टॉपिक हैं इसको देख लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे कौन कौन से हैं इसमें। भुगतान संतुलन मैंने आपसे कहा, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन तो स्पेशली दिया है आपका, तो जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है यानी डब्ल्यूटीओ मैंने आपसे कहा ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये अच्छे से देख के जाना कि मतलब डब्ल्यूटीओ का पहला क्या नाम था, गेट बोलते हैं ना, गेट का फुल फॉर्म भी बोलता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाला, आपको अगर पता होगा जो डब्ल्यूटीओ है पहले वो गेट हुआ करता था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाला सुना होगा 1948 के आसपास, इसी का नया रूप अभी विश्व व्यापार संगठन के रूप में दिखता है 1 जनवरी 1995 वाला, और उसका मुख्यालय भी कहाँ है आपको पता होगा, जेनेवा वगैरह में, ठीक है, तो वो आपको देख के जाना ही जाना है। इसके अलावा देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए इकोनॉमी में घटना चक्र या लुसेंट के अंदर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसने एक मानव विभिन्न सूचकांक कहा, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमी में, ये करंट अफेयर से लिंक हो जाएगा, आप ये सूचकांक देख के जाना, ठीक है। सूचकांक इंडेक्स वाला, जैसे हंगर इंडेक्स देख दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख दिया, तो अभी आपको तुरंत क्या करना है, आज ही कर लेना है काम, तुरंत से जाइए अपने नेट खोलिए, वर्ष 2022 के विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान, या 2021-22, ठीक है। कई ऐसे होते हैं जो 2021 में पब्लिश हुए थे, 22 में नहीं हुए होंगे, मतलब एक साल पीछे चलता है, ईयर तो 22 का लिखा होगा, पब्लिश 21 में होगा, इस टाइप से 2021-22 के प्रमुख सूचकांक, यानी आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखना 2021-22 के, ठीक है। इसमें करना क्या है, जैसे कई सूचकांक ऐसे हैं जो 21 में पब्लिश हुए होंगे 22 में नहीं होंगे, तो उसको तो 21 वाला लिखोगे, लेकिन कई ऐसे सूचकांक होंगे जो 21 में भी पब्लिश हो गए 22 में, तो उसको 22 वाला देखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि विभिन्न सूचकांक देखने हैं, और स्पेशली मानव विकास सूचकांक आपको देखना है, ठीक है। और ऐसे सूचकांक कम देखना जहां आपको लगेगा कि यार ये भारत बहुत पिछड़ा है इसमें या बहुत पीछे है, तो ऐसे कम पूछता है वो एग्जाम में भी, ठीक है, वो भी जानते हैं कि किस हिसाब से पूछने हैं। इसके अलावा देखना आप लोग यहाँ पे जो चीज आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे जितना मुझे पता है कि क्वेश्चन आपका किससे बनने वाला है, क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन जाएगा प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र वाले से, ठीक है, कौन सा क्षेत्र किसके अंदर आता है वो वाला। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों का उठता है, क्या पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ें? सर पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। और हाँ एक और है यहाँ पे, ठीक है, नीति आयोग, ये भी इसी के अंदर पढ़ के जाना, भले ही उसने इकोनॉमी के वो पॉलिटी के अंदर दिया हो, एक नीति आयोग भी पढ़ के जाना। तो जैसे कई बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। देखो जितना मैं समझता हूँ यूके ट्रिपल एस से तो मुश्किल से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछता था, और सिलेबस में पंचवर्षीय योजना दिया नहीं है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था जो भारत की शुरू होती है 1951 आज़ादी के बाद से अभी तक की क्या लगभग ये 2010 से पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तो पंचवर्षीय योजनाएं कहीं हुआ करती थी। जब वो 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम चला गया है, तो 5 ईयर प्लान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं समझ पाता हूँ, ठीक है। हाँ 1 नंबर आ गया तो उतनी 5 ईयर प्लान पढ़ोगे, इससे अच्छा 1 नंबर स्किप ही कर दो। अगर आपको पढ़ना ही है 5 ईयर प्लान, तो उसके की पॉइंट देखना, कि आपको एक आध जगह ही मिलेगा, कोई डेटा मत पढ़ना कि मतलब आप इतना पॉइंट इस वाले में रहा, इतना पॉइंट इसमें रहा, इतना, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। की पॉइंट अगर आपको कहीं पे दिख जाते हैं कि यार हाँ ये की पॉइंट है, यहाँ से जो है इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। वरना आपका अगर आपने इतना कर लिया ना, इकोनॉमी आपके लिए काफ़ी होगी, ठीक है। होपफुली ये जो चीज़ है आपकी समझ आई होगी, आप लोग इस हिसाब से काम करोगे तो इकोनॉमी में आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो वो बन जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।